अब अगस्त में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है और मैथमेटिकल रीजनिंग को भी पूछा गया है। तो हमने इसमें लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कि जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता बल्कि सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, जैसे सींगों के आधार पर किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाना, तो इसे निम्न कहते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता, जब हम कोई अनुमान लगाते हैं और वो जो अनुमान होता है वो कार्य कारण के संबंध पर आधारित नहीं होता है बल्कि सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है। मतलब सह अस्तित्व कैसे, कि वह सामने से हमको कैसे दिख रहा है, उसका अस्तित्व क्या है, वह दिखने में कैसा लगता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि सींगों के आधार पर हम किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाते हैं। कि जब हम एक पशु को देखते हैं तो जो उसके सींग होते हैं, जो उसके हॉर्न्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके हूफ्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि इसके हूफ्स किस प्रकार के होंगे। तो वो क्या होता है, सामान्यतः दृष्टा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामान्यतः दृष्टा। मतलब सामान्य दृष्टि से वह कैसा नज़र आ रहा है, कैसा हमको दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बोल रहे हैं कि निम्नलिखित युक्ति में निगमनात्मक तर्क के सामान्य पैटर्न को पहचानिए। निगमनात्मक, ठीक है, कि यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हमारी गैस ख़त्म हो जाएगी। यदि हमारी गैस ख़त्म हो जाएगी तो हम शादी में देर से पहुंचाएंगे। अतः यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हम शादी में देर से पहुंचेंगे। तो इस वाक्य में कैसे दिखा रहे हैं कि इसमें ये बता रहे हैं कि एक चेन बनी हुई है कि अगर गैस ख़त्म हो जाएगा तो हम शादी में नहीं जा पाएंगे। तो आपस में कनेक्टिविटी दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, चेन आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, श्रृंखला युक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि जब आग ठंडी है क्योंकि यह एक द्रव्य है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास है। विरुद्ध है, बाधित है, असिद्ध है या सव्यभिचार है। तो इसमें क्या है, जो मिडिल टर्म है, जो सब्सटेंस इज डायरेक्टली कंट्रोडिक्ट बाय परसेप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको फिर भी मैं बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे तर्क एवं युक्ति की प्रकृति के आलोक में असत्य कथनों को चुनिए। इसमें बता रहे हैं कि नेचर ऑफ रीजनिंग में क्या क्या शामिल हो सकता है। यहाँ इसमें बोल रहे हैं कि इन सभी में कौन सा सही नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं हम कि आधार वाक्य या निष्कर्ष में किसी अमान्य युक्ति में सत्य अथवा असत्यता का कोई भी संयोजन हो सकता है। तो जब भी हम किसी तर्क से रिलेटेड हम कोई भी बात करते हैं तो या तो वो सत्य हो सकती है या असत्य हो सकती है, उसमें कोई भी कंक्लूजन हो सकता है। तो ये ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि किसी भी मान्य युक्ति में सत्य आधार वाक्य और असत्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका आधार वाक्य सत्य है, बेस ट्रू है, तो उसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, वो सत्य ही होगा। तो ये भी ठीक है। फिर सी बोल रहे हैं कि निगमनात्मक युक्तियाँ लगभग मान्य हो सकती है। जो निगमनात्मक युक्तियाँ होती है, ये सी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा कि ये मान्य होती है, मान्य नहीं होती है। मान्य जब होगी जब हम उसके मामले में, तर्कशास्त्र के मामले में हम सही और गलत का पहले तर्क का डिसीजन लेते हैं कि यह तर्क सही है या गलत है, तो ही उसकी जो
युक्तियां हैं वो मान्य होगी। और फोर्ड बोल रहे हैं मान्य का आशय सत्य नहीं होता, जबकि मान्य का आशय सत्य ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी, केवल सी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि मैच सूची एक और दो का मिलान कीजिए। अब सूची में क्या है कि जैसे है शिक्षा, फिर निरुक्त, फिर कल्प है, फिर है छंद। अब आप इसको कैसे मैच करेंगे? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा को हम इस करेंगे कि ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स है। और निरुक्त, निरुक्त अब क्या होता है? निरुक्त जो है वह 6 प्राचीन वेदांगों में से एक है, मतलब जो एक वेदों से जुड़ी एक सहायक विज्ञान है। इसमें जो निरुक्त है वो क्या है? वो एक किसी पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या है जिसमें व्युत्पत्ति द्वारा हम उस पूरे कथन को पूरा करते हैं, मतलब कंप्लीट सेंटेंस करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? व्युक्ति। निरुक्त का क्या हो जाएगा? व्युक्ति। और कल्प क्या है? कल्प क्या है? एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। और जो छंद है वो क्या है? मीटर है। ठीक, तो इसका फर्स्ट का शिक्षा का क्या हो जाएगा? फोनेटिक्स। निरुक्त का व्युक्ति। और कल्प का रिलीजियस प्रैक्टिस। छंद का मीटर। अब इसको देखते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से है सही है? कोई संत भौतिकवादी नहीं होते। अब इसके कथन के समतुल्य, मतलब इसके बराबर हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बराबर रहता है। तो कोई भी भौतिकवादी संत नहीं होते, फर्स्ट ये बोल रहे हैं। अब आप इसमें थर्ड में देखिए, सेकंड में क्या बोल रहे हैं? कुछ भौतिकवादी संत होते हैं। होते हैं मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये हो तो ये नहीं हो सकता है। सभी गैर भौतिकवादी गैर संत नहीं होते, ये गैर भौतिकवादी आ गया तो ये भी नहीं होगा। फिर वो बोल रहे हैं कुछ गैर भौतिकवादी गैर संत होते हैं। अब इसमें भी कुछ गैर भौतिकवादी आ गया। हमको ऊपर क्या बोल रहे हैं कि भौतिकवाद। तो फर्स्ट ही ऐसा है जिसमें भौतिकवाद के बारे में बता रहे हैं कि कोई संत भौतिकवादी नहीं होता, तो हम लिखेंगे कोई भी भौतिकवादी संत नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 जो है नीचे के बी सी डी वो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो है उसके सिमिलर है, समतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू गिव आर्ग्यूमेंट इज फेवर ऑफ वेजिटेरिज्म व्हेन यू ईट मीट, विच फैरेसी इज कमिटेड दिस आर्ग्यूमेंट। जब आप मांस खाते हैं तो आप निरामिषवाद के पक्ष में युक्ति कैसे दे सकते हैं? मतलब आप जब वेजिटेरियन है ही नहीं तो उनके बारे में आप कैसे, उनके पक्ष में आप कैसे युक्ति दे सकते हैं? तो ये कौन सा तर्क दोष है? तो जब हम अपील टू इमोशन, ये तो नहीं होगा, इमोशन से रिलेटेड तो है नहीं, रेड हेयरिंग भी नहीं है। तो व्यक्ति विशेष के लिए, जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बात करते हैं तो इस प्रकार की युक्ति आ जाएगी। यहाँ एक भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक भ्रम उत्पन्न जब होता है किसी एक मामले में, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि सी इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति विशेष के लिए हम बता रहे हैं कि जब आप मांस खाते हैं तो निष्पत्ति के पक्ष में युक्ति कैसे दे सकते हैं, मतलब गलत बातों को बोलना। एग्जैक्टली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं हम उसके अपोजिट ही कुछ चीज़ बोल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सही है? सभी दार्शनिक यथार्थवादी होते हैं। कथन के समतुल्य, अब फिर से समतुल्य आ गया। अब देखो एनटीए कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि सारे के सारे आंसर आपको एक जैसे देगा, आपके पास पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको कैसे पढ़ें। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसमें देखना है कि सभी दार्शनिक यथार्थवादी होते हैं। अब सभी दार्शनिक यथार्थवादी होते हैं तो सभी मतलब सारे के सारे ही। ठीक है, तो सबसे जो पहला आंसर है वो क्या बोल रहा है कि कोई भी दार्शनिक गैर यथार्थवादी नहीं होता है, कि मतलब जिसमें कोई भी जो भी दार्शनिक है, फिलोसोफर है, जो नॉन रियलिस्टिक
नहीं है, ठीक है ना। और जो सेकंड में क्या बोल रहा है कि कोई भी यथार्थवादी गैर दार्शनिक नहीं होता है, कोई भी यथार्थवादी, तो ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। फिर कोई भी गैर दार्शनिक गैर यथार्थवादी नहीं होता है, ये भी अलग हो गया। कोई भी गैर यथार्थवादी गैर दार्शनिक नहीं होता है। तो जब सभी के लिए बोलते हैं कि ऑल फिलोसोफर आर रियलिस्टिक, तो क्या बोल जाएंगे कि नो फिलोसोफर इज नॉन रियलिस्टिक, तो इसका हो जाएगा ए। तो आपको ये क्लास कैसे लगी, प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।